गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ। इस यूनिट में हमने अमीनो एसिड के बारे में बात की, पॉलीपेप्टाइड के बारे में और प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद कल हमने न्यूक्लिक अम्लों के बारे में डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो उसके अवयव जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद में शर्करा और उसके बाद में हमने बात की थी नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। और हमने देखा था कि शर्करा और नाइट्रोजिनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है और ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट एस्टर का निर्माण होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड एकलक यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, जिसके परस्पर जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं और ये जुड़कर डीएनए का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की न्यूक्लिक अम्लों की बात हमने की, डीएनए तथा आरएनए। तो आज हम इनके फिर हमने देखा कि जो शर्करा है इसके अंदर दो प्रकार की शर्करा होती है, राइबोज शर्करा तथा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। विषम चक्रीय नाइट्रोजनस क्षारों की हमने बात की, दो प्रकार की, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन तथा डाईसाइक्लिक प्यूरिन्स। हमने देखा प्यूरिन्स दो प्रकार की होती है, एडेनिन तथा ग्वानिन। पिरिमिडीन्स तीन प्रकार की है, यूरेसिल, थायमिन तथा साइटोसिन। आज हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड की। क्या है राइबोन्यूक्लियोसाइड? यह आरएनए में पाया जाता है। राइबोज शर्करा के साथ विभिन्न नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं जिससे राइबोन्यूक्लियोसाइड प्राप्त होता है। क्या है राइबोन्यूक्लियोसाइड? राइबोन्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस क्षार के साथ राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ती है और राइबोज न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, जो कि आप आगे देखेंगे कि चार प्रकार के होते हैं। अब इनके आधार पर राइबोन्यूक्लियोसाइड को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड। प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड क्या है? जिसमें आपका प्यूरीन जो है, प्यूरीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एडेनिन तथा साइटोसिन। अब एडेनिन राइबोज शर्करा के साथ जुड़ेगा तो एक प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसी तरह से ग्वानिन शर्करा के साथ जुड़ेगा राइबोज शर्करा के साथ और आपको अगेन प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोसाइड दर्शाए गए हैं। इसमें देखिए कि प्यूरीन शर्करा का जो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो पिरिमिडीन की इमिडाजोल वलय में उपस्थित H के साथ में जुड़ता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और यहाँ पे आपको 1,1,9 बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, 1,9 बॉन्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्या है 1,9 बॉन्डिंग? ये देखिए, दिस बॉन्ड राइबोज शर्करा थी और ये राइबोज शर्करा किसके साथ अटैच हो गई? ये अटैच हो गई 9th नंबर प्यूरिन्स में पिरिमिडीन रिंग इमिडाजोल रिंग के साथ जुड़ी होती है। उसका जो NH है, जो 9th जो नाइट्रोजन है उसके साथ में NH बॉन्ड जो है, यहाँ पे OH बॉन्ड था वो वाटर के रूप में एलिमिनेट हो गया और इस तरह से 1,9 बॉन्डिंग जो है वो हुई और आपको प्राप्त हो गया राइबोफ्यूरेनोसिल ग्वानिन आपको प्राप्त हो गया।
Why ribo? Because ribose sugar is there. Why furinosyl? Ribose sugar is present in furanoise structure. 5-membered ring is there. Therefore, ribofuranosyl. Why guanine? Because the nitrogenous base that is present is guanine. Thus, ribofuranosyl guanine is formed. In second case, where ribofuranosyl adenine is there. Correct it. It is wrong. It is ribofuranosyl adenine. Ribofuranosyl adenine. Why furanosyl? Ribose sugar is there. Furanosyl, 5-membered ring of ribose is there, and adenine is added or present in this ribonucleoside. Therefore, ribofuranosyl adenine. 2 types of purine ribonucleosides are there: ribofuranosyl guanine and ribofuranosyl adenine. सेकेंड केस में पिरिमिडीन. आप जानते हैं पिरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं. आपने देखा यूरेसिल, थायमीन, हमने तीनों जो है देखे हैं. यहाँ पे देखिए यूरेसिल है, थायमीन है और साइटोसिन है. अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो केवल पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है केवल 2 प्रकार के आपको दिख रहे हैं, यूरेसिल तथा साइटोसिन. थायमीन इज नॉट देयर. अब डीएनए के जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड में आपका यूरेसिल की जगह पर क्या प्रेजेंट होगा? थायमीन प्रेजेंट होगा. मेक इट क्लियर इट इन योर माइंड दैट in DNA, deoxyribose sugar is there and यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट. यूरेसिल की जगह पर उसमें थायमीन पाया जाता है. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मोनोसाइक्लिक रिंग है और इस मोनोसाइक्लिक रिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पे शर्करा जो है वो राइबोज शर्करा ही है और फ्यूरेनॉइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. इस कारण से राइबोफ्यूरेनोसिल यूरेसिल 1,3 बॉन्डिंग इज देयर. यू कैन सी हियर 1,3 बॉन्डिंग इज हियर. तो नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल का जो 3rd नंबर का नाइट्रोजन है उसका H और राइबो शर्करा का OH एलिमिनेट हो जाता है वाटर के रूप में और यहाँ पे 1,3 बॉन्डिंग होती है और आपको प्राप्त होता है राइबोफ्यूरेनोसिल यूरेसिल. सेकंड केस के अंदर आप देखिए राइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन. राइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन, राइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन आप देख सकते हैं इसमें भी 1,3 बॉन्ड प्रेजेंट है. राइबो शर्करा जो प्रेजेंट है वो फ्यूरेनॉइज स्ट्रक्चर में है. राइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन के साथ में 1,3 बॉन्डिंग हुई है, इस कारण से राइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन. नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड. अब राइबोन्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? जो शर्करा का 6th नंबर का कार्बन है, 6th नंबर कार्बन दैट इज प्रेजेंट CH2OH ग्रुप. इस CH2OH का जो OH ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड के OH ग्रुप के. आप जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दर्शाया गया है, फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3. इसमें से एक जो OH ग्रुप है
वो अब क्या करेगा, शर्करा के जो 6 नंबर का कार्बन है ये, इसके OH ग्रुप के साथ में वो क्या करेगा, जुड़ेगा। और उसके जुड़ने से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड की जो शर्करा पार्ट है उस शर्करा पार्ट के 6 नंबर के OH ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड के OH ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, फॉस्फेट एस्टर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो बॉन्डिंग है इसमें CH2 और फॉस्फोरिक एसिड का OH, CH2OH वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, फॉस्फेट एस्टर प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या है, ग्वानिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, एडेनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर भी वही फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरेट एस्टर जो बन रहा है वो 6 कार्बन के OH के साथ में वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के कारण बन रहा है। फिर है पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड। पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड, अगेन जो बॉन्डिंग होगी वो पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोसाइड का जो शर्करा पार्ट है, जो शुगर पार्ट है, वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ में फॉस्फेट एस्टर का निर्माण कर रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, और इस तरह से आपको प्राप्त हो जाता है साइटोसिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। दूसरा पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड कैसे प्राप्त होगा, इसमें आपका जो यूरेसिल राइबो न्यूक्लियोसाइड है उसका शर्करा पार्ट 6 नंबर का कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और फॉस्फेट एस्टर प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको दो प्रकार की जो है, दो तरह के प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होंगे और दो प्रकार के पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होंगे। तो कुल 4 प्रकार के ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है, अब वो परस्पर फॉस्फेट बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़ते हैं, यानी कि आगे की जो बॉन्डिंग होगी वो फॉस्फेट बॉन्ड, दोनों राइबो न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप जो है उनके बीच में अब इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन के थ्रू आपको क्या प्राप्त होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो प्राप्त हो रहा है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रेट चेन, जैसे पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है उसी प्रकार से आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्राप्त हो जाएगी। एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला के अंदर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और यदि हम बात करें RNA में, तो ये RNA जो है वो तो सिंगल स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है। RNA जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने देखा rRNA, mRNA, tRNA, इस तरह से RNA का निर्माण होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कोशिका के अंदर प्ले करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जो DNA है, DNA में आप देखेंगे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं। कैसे होंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें आपका सिर्फ शर्करा पार्ट जो है उसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोसाइड प्राप्त हो रहे हैं और DNA में क्या प्राप्त होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर भी 4 होंगे। यहाँ पे प्यूरीन राइबो न्यूक्लियोसाइड है तो वहाँ पर क्या होगा, प्यूरीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड होगा। और ये जो प्यूरीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है, इसमें शर्करा का जो OH ग्रुप है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो OH ग्रुप है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे भी प्यूरीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो तरह के होंगे, राइबो डीऑक्सीराइबो फ्यूरिनोसिल ग्वानिन तथा डीऑक्सीराइबो फ्यूरिनोसिल एडेनिन। यहाँ पे फ्यूरिनोसिल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की जगह पर क्या होगा, केवल H। यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की जगह पर क्या होगा, केवल H। राइट, ड्रॉ योर स्ट्रक्चर्स योरसेल्फ। पिरिमिडीन राइबो न्यूक्लियोसाइड,
पिरिमिडिन राइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, अगेन यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल की जगह पे थाइमीन, यहाँ यूरेसिल की जगह पे यहाँ पे थाइमीन प्रेजेंट होगा। क्या है डिफरेंस यूरेसिल और थाइमीन में, यहाँ पे केवल और केवल मिथाइल ग्रुप जो है दैट डिफर। किसका डिफरेंस होगा, मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होगा। सॉरी, यहाँ थाइमीन में, यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है 5th की पोजीशन पे, जबकि थाइमीन में जो है 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आपका जो यूरेसिल है, एक तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आएंगे, OH जो ग्रुप है वहाँ पे केवल H होगा फर्स्ट, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोसिल। यहाँ पे क्या होगा, थाइमीन, यूरेसिल की जगह पर क्या आ जाएगा, थाइमीन। और ये जो थाइमीन है इसमें क्या चेंज आएगा, इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर। और ये स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोसिल थाइमीन, डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोसिल थाइमीन ये कहलाएगा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे H ग्रुप आ गया और कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चरल चेंज किसी प्रकार का नहीं होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोफ्यूरेनोसिल साइटोसिन ये कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस इसमें आपको ऑब्जर्व होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, फॉस्फेट एस्टर के निर्माण के थ्रू। अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करेंगे, 2 स्ट्रेन बनाएंगे। तो 1962 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर द्विकुंडलित संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई। 1962 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तावित की। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस संरचना में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं परस्पर दक्षिणावर्त कुंडलित होकर क्लॉकवाइज कॉइलिंग यहाँ पे होती है, कुंडलन होता है, जिससे डीएनए का निर्माण होता है। यह कुंडलित संरचना नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंध के निर्माण के द्वारा स्थायी होती है। देखिए कहाँ पर हाइड्रोजनस बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे ये एक पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे हाइड्रोजनस ये जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में जहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को इंगित करता है। अब ग्वानिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है, जबकि ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जो कि इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रत्येक कुंडली का व्यास, ये कुंडलियाँ बन रही है, प्रत्येक कुंडली का व्यास जो है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। प्रत्येक कुंडी में 10 पॉली न्यूक्लियोटाइड युग्म पाए जाते हैं, जो समीपवर्ती युग्मों के मध्य में 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस पाई जाती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसी के साथ दिस यूनिट इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी